Hello students, today we are going to study one of the most difficult chapter of your book in one of the most interesting way. The chapter is heredity and evolution, in which evolution part is deleted right now for this year, but after completion of syllabus I will do that part also because that is necessary for your future, for your competitive exams. So now we are going to start heredity. If I'll ask you, अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन इतने लंबे क्यों हैं? You will definitely say कि क्योंकि उनके फादर अमिताभ बच्चन इतने लंबे हैं. Means it is very clear in your mind कि something is there जो पेरेंट्स से बच्चों में जाता है. कोई ना कोई चीज़ है जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है. ना सिर्फ ये बल्कि आपने भी इनहेरिट किए हैं अपने पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स को. यहाँ पर हम देखते हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जब हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर किया था तब भी हमने देखा था कि एलिफेंट का बेबी एलिफेंट के जैसा दिखता है, डॉग का बेबी डॉग के जैसा ही दिखता है, काऊ का बेबी काऊ के जैसा और ह्यूमन बीइंग का बेबी ह्यूमन बीइंग के जैसा. ऐसा कभी नहीं होता कि एलिफेंट के बेबी में डॉग के जैसे कैरेक्टर्स हो या डॉग का बेबी एलिफेंट के जैसे दिखे. मीन्स कुछ चीज़ है जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रही है. व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस है या हेरिडिटी है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. ट्रेट्स एक नया वर्ड है, आई टेल यू. पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर्स या ट्रेट्स का ट्रांसफ़र होना है इनहेरिटेंस या हेरिडिटी. यहाँ यू कैन सी दोनों पेरेंट्स का इक्वल कॉम्बिनेशन आता है बच्चे में, दोनों के कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स आते हैं. इसलिए पॉसिबल है कि एक डार्क कलर्ड मदर का बेबी फेयर कॉम्प्लेक्शन का हो अगर उसका फादर फेयर कॉम्प्लेक्शन का है. अलग केस भी हो सकता है, दोनों ही डार्क हैं फिर भी बेबी फेयर हो सकता है. यहाँ पर पेरेंट्स से बच्चों में कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, किसी भी पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हो सकते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस या हेरिडिटी. एंड द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर वी डिस्कस हेरिडिटी दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स. जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जहाँ पर इनहेरिटेंस या हेरिडिटी को हम स्टडी करते हैं. इनहेरिट करते हैं कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स से, पर फिर भी उनमें वेरिएशंस होते हैं. वेरिएशंस क्या होते हैं? सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स में भी कुछ डिफरेंसेस दिखाई देते हैं. ये एलिफेंट्स हैं जो सेम स्पीशीज के हैं पर इनमें वेरिएशंस आपको दिख रहे हैं डिफरेंसेस. व्हाट इज वेरिएशन? डिफरेंसेस बिटवीन द कैरेक्टर्स और ट्रेट अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज. ट्रेट क्या होता है? कैरेक्टर है इनका स्किन कलर. ठीक है, स्किन कलर के क्या दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं? ये ट्रेट्स हैं. कैरेक्टर है फ्रूट का कलर. फ्रूट के क्या क्या कैरेक्टर कलर्स हैं? ग्रीन, ब्लैक या पर्पल सा कलर है. ये तीन जो कलर्स हैं ये ट्रेट्स हैं एक कैरेक्टर के लिए. ठीक है, टॉल या शॉर्ट ये दो ट्रेट्स हैं हाइट के लिए. हाइट इज द कैरेक्टर और ट्रेट्स हैं शॉर्ट एंड टॉल. तो वेरिएशंस आप समझ गए हो क्या होते हैं. हम और अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं वेरिएशन के लिए. वेरिएशंस आप देखते हो कई बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी बने ऑर्गेनिजम्स में भी कुछ वेरिएशंस होते हैं. अगर आप शुगर केन की फील्ड देखोगे तो सारे एक जैसे होंगे पर फिर भी कोई ना कोई शुगर केन थोड़ा डिफरेंट होगा. पर वो ऑर्गेनिजम्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं. डॉग्स के एक ही स्पीशीज़ के अंदर इतने सारे वेरिएशंस मिलते हैं. सबसे ज़्यादा वेरिएशन ह्यूमन बीइंग में. हर कैरेक्टर में वेरिएशन, हाइट हो, स्किन कलर हो, हेयर स्ट्रक्चर हो, आई कलर, नोज या ईयर या किसी भी चीज़ का डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है, हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन देखने को मिलता है. तो वेरिएशन हम समझ चुके हैं. हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी देखा था कि जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, हमने क्या पढ़ा था? दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स क्योंकि दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. यहाँ वेरिएशन नहीं होता है.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने ऑर्गेनिजम्स में बहुत वेरिएशन होता है। यही पढ़ा था हमने रिप्रोडक्शन में। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, हम थोड़ा आगे की चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने ऑर्गेनिजम्स में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। क्यों होता है अभी हम देखेंगे। थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंसेस या माइनर वेरिएशन क्रिएट हो सकता है। क्यों होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, ये बात पक्की है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसको हटाते हैं। क्या होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? क्या जब भी रिप्रोडक्शन होना है, जब भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में फॉर्म होने हैं, तो पेरेंट्स का डीएनए कॉपी होता है। डीएनए क्या होता है अभी हम देखेंगे। फिलहाल ये दिमाग में तो विजन क्लियर है कि डीएनए ऐसे करके कोई स्ट्रक्चर होती है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। ये जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाता है। तो जेनेटिक मेकअप है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है। अगर उस इन्फॉर्मेशन को कोड होना है, कॉपी होना है, इफ़ आई राइट समथिंग और मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी कॉपी करते जाओ इसको, तो आई एम श्योर कि आप सभी में से कोई ना कोई बच्चा कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर कर देगा इसको कॉपी करने में। सिमिलरली जब डीएनए कॉपी होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनने में, सेल के डिवाइड होने में, जब डीएनए कॉपी होता है तो इन्फॉर्मेशन जब ये कॉपी हो रही होती है और अगर इस कॉपीइंग में कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ इनएक्यूरेसी हो गई, कोई गलती हो गई, तो दैट विल लीड टू वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अदरवाइज तो सारे ऑफस्प्रिंग सिमिलर हैं क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, दो पेरेंट्स का, दो गैमीट्स का फ्यूजन नहीं है वहां पर, बट स्टिल एक ही पेरेंट के डीएनए की कॉपीइंग तो एटलीस्ट होनी है और उस कॉपीइंग में कोई इनएक्यूरेसी रह गई तो वेरिएशन क्रिएट हो सकते हैं, माइनर वेरिएशंस। इज इट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों होते हैं वेरिएशंस। क्या आंसर लिखेंगे? वेरिएशंस आर क्रिएटेड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यू टू इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपीइंग। इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपीइंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, बैक्टीरिया। एक बैक्टीरियल कॉलोनी है, वहां पर बैक्टीरिया में कुछ कुछ वेरिएशंस क्रिएट हो गए। एक वेरिएशन क्रिएट हो गया कि वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है, और अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ गया और तो वो बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते थे वो ही सर्वाइव करेंगे, बाकी सारे मर जाएंगे। ये वेरिएशन ने उनको एडवांटेज दिया, सर्वाइवल एडवांटेज दिया, वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते थे, है ना। सिमिलरली वैसा ही कुछ एग्जाम्पल है, ये एक बैक्टीरियल कॉलोनी मान लो, ऐसा कुछ होता नहीं है पर हमने ये डिफरेंट डिफरेंट अपेंडेजेस जैसे दिखाए हैं कि हम वेरिएशन एक एक करके क्रिएट होंगे यहाँ पर। तो ये एक बैक्टीरिया है, यहाँ पर कोई वेरिएशन क्रिएट हुआ और ये वाला जो पोर्शन था पहले ब्लू कलर का वो अभी रेड हो गया। अब जो वेरिएशन हो गया वो वेरिएशन एज इट इज बच्चों में भी इनहेरिट होगा और बच्चे में हो सकता है कुछ नया। ये वेरिएशन देखो आ गया, ये वेरिएशन एक नया आ गया इसके बच्चे में। जरूरी नहीं है कि हमेशा वेरिएशन होगा ही, बट फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि यहाँ अगर एक ये वेरिएशन आ गया है तो वो बच्चों में भी इनहेरिट हुआ है, बच्चों में कुछ नए वेरिएशंस भी डेवलप हो गए हैं। यहाँ पर एक ये वेरिएशन आ गया कि ये ग्रीन कलर का पोर्शन हो गया है, ये ग्रीन कलर का तो देखो बच्चों में इनहेरिट हुआ है, साथ में यहाँ पर एक ये भी वेरिएशन आ गया, इसमें कुछ और नया वेरिएशन नहीं हुआ। ये एग्जाम्पल है। इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशंस क्रिएट हो सकते हैं। अब हमने बात की कि वेरिएशंस कई बार क्या होते हैं, कुछ एडवांटेज दे जाते हैं। बीटल्स आप जानते हो बहुत तरह के डिज़ाइंस के, बहुत कलर्स के बीटल्स होते हैं, रेड एंड ब्लैक मार्किंग के लेडी बर्ड बीटल्स, और बहुत सारे कलर्स के बीटल्स होते हैं। अब ये जो बीटल्स हैं वो ग्रीन लीफ पे रह रहे हैं। रेड कलर की बीटल तो आराम से किसी भी बर्ड को, प्रेडेटर को दिख जाएगी और प्रेडेटर आके इसको खा लेगा। बट वॉट विल हैपन अगर किसी बीटल की कॉलोनी में कोई एक बीटल ऐसी हो गई कि वो ग्रीन कलर की हो गई, तो ये ग्रीन कलर की बीटल अब ग्रीन कलर की लीफ पे क्लियरली विजिबल नहीं होगी प्रेडेटर को, और प्रेडेटर जो इसको खाने आ रहा था वो इसको नहीं देख पाएगा, ढूंढ नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा। ये जिंदा बच जाएंगी, जबकि ये वाली तो मर जाएंगी। इनको इजीली खा लेगा, कुछ और कलर्स वाले को भी इजीली खा लेगा, ढूंढ लेगा प्रेडेटर।
यानी कि बीटल्स के अंदर जो वेरिएशन आ गया, ग्रीन कलर की बन गई, इस ग्रीन कलर ने इसको सर्वाइवल एडवांटेज दिया, इसने इसको चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने की पावर दी, और इसलिए ये यूजफुल वेरिएशन है, ये इसको सर्वाइव करने के लिए हेल्प करेगा। कुछ ऐसे वेरिएशंस भी हो सकते हैं वो उसको हेल्प ना करें। हम और अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये बी है जो फ्लावर पे ऐसा लग रहा है, एक नज़र डालो हल्की सी तो ऐसा लग रहा है कि ये फ्लावर का ही पार्ट है, ये डिज़ाइन है इस फ्लावर की। तो कई बार प्रेडेटर्स को ये नहीं विजिबल होंगी। विद ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑर्गेनिजम्स ने अपने अंदर बहुत सारे वेरिएशंस आते गए, उन्होंने उन वेरिएशन को, कुछ वेरिएशंस जो एक्सेप्ट हुए, नेचर ने एक्सेप्ट किए, वो ऐसा चेंज बन गया जिसकी वजह से उनको सर्वाइवल में हेल्प मिली। जो भी यूजफुल वेरिएशंस थे वो कंटिन्यू हुए, और कई बार जो यूजफुल नहीं थे वेरिएशन वो खत्म हो गए, वो ऑर्गेनिजम्स मर गए, वो कई बार ऑर्गेनिजम्स की वो स्पीशीज ही धरती से खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। अभी इस लेवल पे ये समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, पर बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं तो जिराफ का एक एग्जाम्पल आप जानते हो, इतने सिंपल तरीके से एक्चुअली नहीं हुआ था, पर आप ऐसे समझ लो कि जिराफ में कुछ वेरिएशन हुआ और किसी किसी जिराफ की गर्दन बहुत लंबी हो गई, नीचे के सारी लीव्स और ग्रासेस खत्म हो गई, अब पेड़ में ऊपर ऊपर ग्रास लीव्स बची थी। तो क्या होगा, जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे, जो आगे के फोर लिम्ब जिनके छोटे हैं और गर्दन भी छोटी है, वो ऊपर की लीव्स नहीं खा पाएंगी और ये मर जाएंगी। पर जिस जिराफ में वेरिएशन ऐसा हो गया है कि लंबी गर्दन हो गई है, तो वो ऊपर की लीव्स खा लेगा और वो तो बच जाएगा। यानी कि ये भी यूजफुल वेरिएशन है और इसमें सर्वाइवल में हेल्प मिलेगी। जो बेकार के वेरिएशंस हैं, जो हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो वेरिएशंस की वजह से ऑर्गेनिज्म अगर एडजस्ट नहीं कर पाएगा चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ तो मर जाएगा, और फिर लेटर ऑन वो एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। ये थे कुछ एग्जाम्पल्स वेरिएशंस के, आप समझ चुके हो वेरिएशंस को अच्छे से। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वेरिएशन है और ये इनहेरिटेड ट्रेट है। अभी आप अपने, सबसे पहले तो आप अपना ईयर देखो कैसा है। दो तरह के ईयर लोब्स होते हैं, एक तो होता है ऐसे फ्री, एक होता है अटैच्ड। अटैच्ड का मतलब है कि वो पूरा ईयर ऐसे हेड से डायरेक्टली अटैच्ड है, कोई भी पोर्शन नीचे फ्री नहीं लटक रहा है। दिस इज अटैच्ड ईयर लोब, ये अटैच्ड टाइप ऑफ ईयर लोब है ना। ये वाला है फ्री ईयर लोब, फ्री ईयर लोब है ना, थोड़ा सा फ्री है, हेड से डायरेक्टली पूरा अटैच नहीं है। मेरा फ्री ईयर लोब है। आप अपना अपना चेक करो, वीडियो पॉज करके आप अपना देखो, अपने घर में सबका देखो, फिर उसके बाद पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपने सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों का, अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स, आप सारे लोगों का ईयर लोब चेक करो कि कैसा है। ठीक, जिनका भी आप ईयर लोब देखोगे उनके पेरेंट्स का भी ईयर लोब देखना और आप इनहेरिटेंस पैटर्न को नोट करना। ठीक, सिमिलरली बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ये। सिमिलरली आई कलर में भी बहुत वेरिएशंस होते हैं, कई बार ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, बहुत तरह की आईज होती हैं और ये भी एक इनहेरिटेड ट्रेट है। आप जिसमें भी आई कलर देखोगे उसके पेरेंट्स का भी देखना, तो कई बार यू विल फाइंड प्रॉपर इनहेरिटेंस पैटर्न और दिखेगा कि पेरेंट्स की आईज ऐसी थी और बच्चे में भी आईज वैसी ही हैं। ये इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं जो कि पेरेंट्स से बच्चों में पास ऑन होते हैं। दूसरे एक ऐसे तरीके के ट्रेट्स हैं जो इनहेरिटेड नहीं हैं, जैसे कि ये सारे, हमने अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल लिया, तो अभिषेक बच्चन ने अमिताभ बच्चन से सब कुछ इनहेरिट किया, बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, वो भी इनहेरिट किया, कैरेक्टर्स, हाइट, पर्सनालिटी, बॉडी, फिजिक, बहुत कुछ इनहेरिट किया। बट एक्टिंग स्किल्स जो अमिताभ बच्चन ने अपने हार्डवर्क, स्ट्रगल और हार्डशिप से सीखे थे, वो चीज़ नहीं ट्रांसमिट कर पाए, वो चीज़ें पास ऑन नहीं कर पाए। यानी जो हम अपने एक्सपीरियंस से अपने लाइफ टाइम में सीखते हैं वो बच्चों को पास ऑन नहीं कर सकते हैं। बच्चों में सिर्फ वही ट्रांसफ़र होते हैं जो हमारे जीन में है, जो हमारे जेनेटिक मेकअप में है, जो हमने लाइफ में सीखे हैं, एक्वायर किए हैं, वो ट्रेट्स बच्चों में पास ऑन नहीं कर सकते हैं, जैसे जिन्हें कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। ये हमने लाइफ टाइम में सीखे हैं, एक्वायर किए हैं। कोई अच्छा क्रिकेटर है, कोई स्विमर अच्छा है, कोई बॉडी बिल्डर है,
कोई रेसलिंग अच्छी करता है, ये सभी ने सीखे हैं। आप पहचानते हो ये सुपर डांसर की विनर है, इतनी छोटी है बट शी इज़ अ ग्रेट डांसर, पर इसके पेरेंट्स कोई भी डांसर नहीं हैं। ये अच्छी डांसर है, इसने सीखा है, इसमें इंटरेस्ट है, इसमें पैशन है, इसमें ये कैपेबिलिटी इसने सीखा है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि इसके बच्चे भी डांसर ही हों। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपके पापा की बॉडी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, बिल्ट अच्छी है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपकी भी है। आपकी बॉडी ऐसी तब बनेगी जब आप वर्कआउट करोगे। तो आपने हाइट तो इनहेरिट कर ली, पर अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको खुद वर्कआउट करना पड़ेगा। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो हमारे जेनेटिक मेकअप में चेंज नहीं लाते हैं, हम अपने लाइफ टाइम में सीखते हैं, और ये हमारी प्रोजेनी में पास ऑन नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स सब कुछ पढ़ चुके हैं तो अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पूरा बिगिनिंग से सब कुछ सीखने की ज़रूरत है। और आज आप पढ़ रहे हो, आपके बच्चों को भी पढ़ने की अलग से ज़रूरत पड़ेगी। यू कैन नॉट पास इट ऑन। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखते हैं कि जो करेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं वो किस वजह से होते हैं, किस वजह से कैरेक्टर्स बच्चों में जाते हैं। ये होते हैं जीन्स। जीन्स कहाँ होते हैं, क्या होते हैं? जीन्स हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि कोई एक कैरेक्टर है, सपोज फॉर हाइट, फॉर एग्जाम्पल कोई स्किन कलर है, कुछ भी कैरेक्टर है, ईयर लोब का मैंने बताया, उस कैरेक्टर के लिए पर्टिकुलर जीन है। दिस जीन इज फॉर योर हाइट। तो जो ये जीन आपने पापा से लिया, आपने मम्मी से लिया, ये जीन कहाँ लोकेटेड है? डीएनए पे। डीएनए आपने ऐसा करके स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे होती है। डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम को जब आप ओपन करोगे तो यू विल फाइंड डीएनए स्ट्रक्चर, ऐसे खोलोगे। अदरवाइज डीएनए हाईली क्वाइल्ड और पैक्ड होकर क्रोमोसोम फॉर्म करता है। क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो ये सेल है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं जो कि अभी क्लियरली विजिबल हो नहीं रहे हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। आप इसको, जब सेल डिवाइड होने वाली है तब ये क्रोमोसोम के फॉर्म में आते हैं, अदरवाइज ये ऐसे उलझे धागे के फॉर्म में पड़े रहते हैं। जब सेल ने डिवाइड होना है ये प्रॉपर क्रोमोसोम के फॉर्म में आए। क्रोमोसोम को ओपन किया तो हमको क्या मिला है? हमको स्ट्रक्चर मिली डीएनए, और डीएनए के ऊपर छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं। वो एक छोटा सा सेगमेंट जो एक कैरेक्टर को कोड करता है वो है जीन। इस तरीके से हमारे बॉडी में बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हैं, और हमने एक जीन मम्मी से और एक जीन पापा से लिया है। हमने एक क्रोमोसोम मम्मी से और एक क्रोमोसोम पापा से लिया है। सी, जब भी इनहेरिटेंस हुई है किसी भी ऑफस्प्रिंग के अंदर, हाफ पोर्शन, हाफ जेनेटिक मेकअप मम्मी का और हाफ जेनेटिक पोर्शन पापा का है। ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। या हम इसको लिख लें 23 पेयर, तो हम क्या बोलेंगे कि 23 क्रोमोसोम आया है मदर से और ये 23 क्रोमोसोम आए हैं पापा से। यानी जितने भी जीन हैं इसके अंदर वो सभी जीन जोड़े में हैं, पेयर में हैं, और वो जीन दो हैं जो पेयर में, वो एक पापा का है और एक मम्मी का है। इज इट क्लियर? रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा था गैमीट फॉर्म होते हैं, गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, यानी जो भी क्रोमोसोम नंबर है 46, गैमीट में कितना हो जाएगा? मदर को हम, पापा में अगर 46 क्रोमोसोम नंबर है, अगर नहीं होता ही है स्पर्म में, यानी कि उनके गैमीट में क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा 23, बच्चे में पापा से आया 23, यानी ये जो यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, ये इस बच्चे का ये क्रोमोसोम है ग्रीन वाला पापा का, अब ये रेड वाला मम्मा का होगा। मदर में भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, ओवम में यानी एग में 23 क्रोमोसोम आएंगे, हाफ हो जाएंगे, और जब ये वाला एग और ये वाला स्पर्म फ्यूज करेगा तो ये मदर का क्रोमोसोम। किसी भी बच्चे में हाफ मदर का और हाफ फादर का क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम को या जीन को हमेशा हम पेयर में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एक फादर का और एक मदर का। ये बेसिक कंसेप्ट है हेरिडिटी का, ये अच्छे से समझ लोगे तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मेंडेलियन इनहेरिटेंस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।